हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का पिरामिड क्लास चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उनका एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl विल बी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम सीसी। यहाँ यानी कि कहा जा रहा है कि HCl का आप मोलारिटी निकालिए जिसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.17 ग्राम सीसी। यहाँ सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ मैंने बना के रखा है इसे, ताकि किस समय हम लोग का कुछ सेव हो जाए। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास। d क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी का लिए आप फॉर्मूला पुट करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। तो 1.17 इंटू 1000 और मोलर मास किसका आपको रखना है यहाँ, HCl का। तो HCl का मोलर मास आ जाता है 36.5। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32.05 m। यहाँ मैंने मोलर मास ऑफ HCl को भी बता दिया है कि कैसे वो 36.5 आता है। यानी हाइड्रोजन के लिए आपको 1 लेना है और क्लोरीन का ये दोनों एटॉमिक वेट है, तो 35.5 आया। जब इसे आप ऐड करेंगे तो 36.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ साइड में मैंने ये ब्राउन से जो मैंने लिखा है, ब्राउन कलर से, ये इसका आंसर है। 1 का आंसर हो गया B। तो आप इसे यहाँ अपने पेपर में आपका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1m यानी कि 1 मोलारिटी 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अनदर 0.5 m 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। यानी कि हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है। 2 टाइप का NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक टाइप का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है और दूसरे टाइप का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने इसे एक पिक्चर से भी दिखाया है, एक इमेज से भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, पहला बीकर है, ये दूसरा बीकर है। इसमें दोनों टाइप के NaOH सॉल्यूशन को हम लोगों ने रखा है और फिर इसे हम लोग जब मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें हम लोग दोनों टाइप के NaOH सॉल्यूशन के लीटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पर MR का मतलब हो गया कि रिजल्टिंग, R का मतलब यहाँ रिजल्टिंग है, फाइनल क्या हुआ मोलारिटी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है यहाँ हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRV1 प्लस V2। सारे का वैल्यू आप पुट करिए और MR को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.73 m। तो इसलिए सेकंड का जो आपका आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा C। तो आप यहाँ से भी नोट कर लीजिए और यहाँ आपका पेपर में आपका टिक लग जाएगा 0.73, यानी कि ऑप्शन नंबर C ये वाला। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, आउट ऑफ मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी कह रहा है कि चारों क्वांटिटी में से कौन ऐसी 2 क्वांटिटी है कि वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो डायरेक्टली लगाया जा सकता है, वो है C, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग को ये समझना है कि ये आंसर क्यों हो रहा है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको फॉर्मूला देखना होगा। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला, मोलारिटी का ये जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमेशा याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे टेम्परेचर से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन आए तो ये आप उसके फॉर्मूला में जाके देखिए कि किसमें वॉल्यूम का मेंशन किया गया है, वॉल्यूम किस में आ रहा है। तो यानी कि मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों के फॉर्मूला में वॉल्यूम आया हुआ है। और हम और आप ये सब कोई जानता है कि वॉल्यूम जो है उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है टेम्परेचर से। तो ये तो डायरेक्टली रिलेशन हुआ टेम्परेचर से, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो गई।
तो इसलिए ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। तो फिर आपको करना क्या होगा कि आप जरा यहाँ आइए, नीचे मोलालिटी का इक्वेशन देखिए, फॉर्मूला देखिए। तो ये मोलालिटी का जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होता है। तो यानी कि ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा कि मोलालिटी के फॉर्मूला में तो वॉल्यूम है नहीं, तो ये वॉल्यूम से टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक इसी तरह से आप देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन को देखिए। मोल फ्रैक्शन में यहाँ पर जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख रखा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, N1 बाई N1 प्लस N2। तो N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ भी सिर्फ मोल की बात की गई, यहाँ वॉल्यूम नहीं आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग अभी ठीक से देख लीजिए, आप लोग को पता भी होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ मैंने लिखा है, एक फॉर्मूला तो है ही और साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता भी है। तो ये है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों का ऐड ऑलवेज 1 की इक्वल आता है। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कम्स टू बी 1। ये 1 ही आता है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अभी क्या हो गया, थर्ड का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड का आंसर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपाउंड इन द 35.7 ग्राम ऑफ KBr इन 16.2 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज। तो यानी पूछा जा रहा है आपसे कि मोल फ्रैक्शन आप बताइए KBr का एंड वाटर का। इन लोगों का मास दिया हुआ है 35.7 ग्राम एंड 16.2 ग्राम। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन, इसको तो डायरेक्टली भी अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं मेथड बताऊंगा। तो देखिए डायरेक्टली सॉल्व करने में देखिए कि दोनों का ऐड करके किसका 1 आ रहा है। अभी मैंने पीछे आपको बताया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ये देखिए 0.25 0.75, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। लेकिन इसे ऐड कीजिए 1.5 0.5, ये आ गया 2, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। 0.2 1.8, इसे भी जब आप ऐड करेंगे तो ये 2 के पास आ रहा है, तो इसका ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, BC। अब चूंकि इसमें नन ऑफ दीज आया हुआ है तो थोड़ा हम लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ, उसको भी ऐड करने पर वो 2 आ जाता है या 3 आ जाता है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में आप इसे A लगा देते हैं। तो एक छोटा सा ये ट्रिक भी कही है, लेकिन आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए यहाँ देखिए, फोर्थ नंबर के लिए पोटेशियम का मैंने 39 लिखा है, ये है एटॉमिक वेट। ब्रोमीन का 79.9 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ये आप पता है आपको। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ हम लोग मोलर मास निकालेंगे KBr का। मोलर मास KBr का कैसे निकालना है, पोटेशियम के लिए 39 रखिए और Br के लिए 79.9 रखिए, और इसे जब आप ऐड करेंगे तो 118.9 ग्राम पर मोल आ जाएगा आपका। मोलर मास आपका निकल गया KBr का। इसी तरीके से आप H2O का मोलर मास निकालिए, जो कि आपका आएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका लिखा हुआ है, KBr का। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NKBr डिवाइडेड बाई NKBr प्लस NH2O। यानी यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KBr की बात हो रही है और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ KBr निकालेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, गिवन मास ऑफ KBr डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KBr। यानी नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला यही होता है, जिस भी एलिमेंट का, कंपाउंड का आपको निकालना है, उसका गिवन मास यानी मास क्या दिया हुआ है और उसके मोलर वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 35.7 ग्राम। ठीक है, तो इसको आपको पुट करना है यहाँ पर, इस जगह पे पुट करिए। इसके जगह पर 37.5 डिवाइडेड बाई 119 यानी कि इसको नियरली हम लोग ले सकते हैं, 119। ठीक है, तो यहाँ 119 हम लोग लेते हैं और फिर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.29। सिमिलरली आप H2O का भी यहाँ पर इस जगह पर देखिए,
H2O को भी आप इस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन में जाके देखना है, वहाँ 16.2 इसका गिवन मास दिया हुआ है और मोलर मास आपका यहाँ 18 ग्राम आया हुआ है। आप इसे डिवाइड करेंगे 0.9 आ जाएगा और फिर आपको सिंपली इन दोनों फॉर्मूला में इसको पुट करना है, इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए और जब कैलकुलेट करेंगे आप इसे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 का ए आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को नोट कर लेना है, इसे मैंने बता दिया, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी यूनिट, यानी आपको बताना है कि इसमें से दिए गए ऑप्शन में से किसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी वो यूनिट लेस होता है। तो मोलालिटी और मोलारिटी ये दोनों का यूनिट होता है, ये दोनों का यूनिट होता है। आप इसे बाय फॉर्मूला भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है, अभी हम लोगों ने एक पीछे अभी इसमें 4 नंबर में हम लोग बनाए हैं हम लोग, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मोल फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर ही काम किया जाता है, यानी कि उसके फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स का बात आया है और नॉमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल आया है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और उसका यूनिट हो जाएगा कुछ भी नहीं, यानी कि वो यूनिट लेस हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, 5 का हो जाएगा सी। तो इसे देखिए मैंने पीछे इसे लिख भी दिया है यहाँ पर, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब आप लोग इसे नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 5 का सी हो गया, ठीक है। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन में, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है ये। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की गई है, यानी किसकी बात की गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के भी होगा और साथ में वेपर प्रेशर के भी होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इंटर के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इसे तैयार कर लेना है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब आइए थोड़ा इस पर और मैं बात करना चाहूँगा आपसे। ये देखिए यहाँ पाई इज इक्वल टू CRT मैंने लिखा है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर को सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, एंड T क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ मैंने गैस कांस्टेंट के लिए एक डेटा भी लिखा है, एक वैल्यू भी लिखा है, इसे आप लोगों को याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये कभी कभी एग्जाम में आपका डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि R का वैल्यू क्या होता है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं वो सेम होते हैं, बराबर होते हैं, जिसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सेम होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 का सी लगाया हुआ है, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछा गया है कि कौन इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसे आप पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने छोटा सा एक बात भी बताया है इस स्लाइड में कि डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड या सॉलिड पार्टिकल। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन थीम है, बेसिक यही है। अब कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों आप देख लीजिए, ये चारों आपका होता है। तो यहाँ पर आपको इसी के बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो है, बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ लिखता है और वेपर प्रेशर लिखा हुआ है,
और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है और क्वेश्चन में आपका यहाँ ऑप्शन में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। इसे क्वालिटेटिव प्रोडक्टिव बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, वेपर प्रेशर से भी कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, ये देखिए। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होती ही नहीं है, यानी कि आंसर 8 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ देखिए 8 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इसका मेथड काफी सिंपल है, तो हम लोग इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए। पहले ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को निकालना है 0.m NaCl 0. सबका 0.1 दिया है, मोलारिटी सबकी सेम है 0.1 0.1। और स्पीसीज क्या है, कंपाउंड सब क्या दिया हुआ है, NaCl BaCl2 Al2SO43 एंड यूरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 9 नंबर में मैंने ये एक आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला है। ये एक बेसिकली इसे आप एक तरह से ट्रिक समझिए या आप इसे एक फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए। ये आपके वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना है। यहां मैं लिख रहा हूं वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने ये आपके लिए एक फॉर्मूला लिख के रखा है, इसे आप समझिए। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और यहाँ n का मतलब ही मैंने लिखा है नंबर ऑफ आयंस। इसे एक तरह से आप ट्रिक की तरह ही समझिए, और ऐसे तो हम लोग चाहे तो इसको हम लोग बाई फॉर्मूला भी हम लोग सब बना सकते हैं, लेकिन आप इसे यूज कीजिए। मैं तो कुछ बता ही रहा हूँ, आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, इसका यूज कीजिए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब आइए यहाँ पर 9 क्वेश्चन को मैंने यहाँ आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है। देखिए 0.1m, उससे हम लोगों को अभी कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि वो सारे के लिए कांस्टेंट है, सारे के लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को क्या ध्यान देना होता है कि हम लोग को BaCl2 दिया हुआ है, ठीक है, NaCl दिया हुआ है। तो इन लोगों को हम लोग को आयंस में ब्रेक करना है। तो आयन में NaCl को ब्रेक करेंगे तो Na+Cl- आएगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस टोटल कितने हो गए, दो हो गए। BaCl2 को जब हम लोग आयंस में ब्रेक करेंगे तो इसको आयन में ऐसे ब्रेक किया जाता है, Ba+2 हो जाता है, 2Cl- हो जाता है। तो इसके टोटल कितना हो गया, क्लोरीन आयन कितना है नंबर में, 2 है, और ये Ba कितना है, 1 है। तो इसलिए टोटल 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। Al2SO4 होल ट्राइस का क्या है, देखिए यहाँ 2Al+3 है, और SO4-2 इसका कितना है, सल्फेट आयन का 3 है। तो 3 और ये 2 ऐड होके कितना हुआ, 5 हो गया। यूरिया का तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आपको, NH2CONH2। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि इसके ये आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे, यहाँ क्रॉस से मैंने लगाया है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ करेक्ट किया है। अब यूरिया जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो इजिली आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इजिली आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, इसलिए ये A, B और C क्या है, ये लोग इजिली डिसोसिएट कर रहे हैं। तो आप लोग को शायद क्लियर हुआ होगा। और एक इंफॉर्मेशन और आपको याद रखना है कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका इन आपको ऑलवेज 1 लेना है। ये आपको ऑलवेज आपको क्या करना है, 1 लेना है, 1। तो ये सारा इन हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले
रिलेशन पे आइए। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट को हाईएस्ट होना है, यहाँ देखिए अप एरो यानी कि हाईएस्ट होना है, तो इस रिलेशन से इन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक, तो सबसे लेस इसमें किसका, एन का किसका वैल्यू, सब सर्किल को देखिए आप लोग, तो यहाँ एन का सबसे कम वैल्यू किसका है, यूरिया के लिए है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 9 का आंसर यहाँ हो गया डी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। वीडियो पॉज करके एक बार फिर से आप लोग इसे देखिएगा, इसे समझिएगा, और इस रिलेशन को आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 0.m एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट था और इस क्वेश्चन में लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, और अगेन यहाँ 0.1 की बात की गई है, यानी कि ये पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है एंड ग्लूकोज है। तो यहाँ आपको इसके मोलारिटी से कोई अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि सबके लिए वो कांस्टेंट है। तो यानी यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि पोटेशियम सल्फेट को हम लोग ब्रेक करेंगे आयन में। तो आयन में हम लोग आइए इसको ब्रेक करते हैं। तो K2SO4 को यहाँ देखिए, K2SO4 को हम लोग ने ब्रेक किया है। तो K2SO4 क्या हो गया, 2K प्लस SO4 माइनस 2, यानी कि यहाँ N का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। 2 इसका और 1 इसका, ये N इज इक्वल टू 3 आएगा। NaCl तो आप लोगों को पता ही है, NaCl तो आप लोगों को पता है, Na प्लस Cl माइनस है, तो इनका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। यूरिया और ग्लूकोज के लिए देखिए मैंने लिख दिया है नन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए वहाँ यूरिया और ग्लूकोज ये यहाँ पर क्या होंगे, नन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, यानी कि ये N इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट हमको चाहिए लोएस्ट, यानी कम चाहिए, तो N क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसमें N किसका ज्यादा है, K2SO4 का, इसका N ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 10 का A होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 10 का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करके बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे। तो NaCl को आप ब्रेक कीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर N का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन में दूसरा दिया हुआ है MgCl2, तो MgCl2 को ब्रेक कीजिए, Mg प्लस 2, और ये हो जाएगा 2Cl माइनस, यानी कि N का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 2 क्लोरीन का और 1 मैग्नीशियम का। अब एक दिया हुआ है यूरिया, ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऑप्शन में देखिए यहाँ 11 के ऑप्शन को देखिए ठीक से, यहाँ देखिए यूरिया और ग्लूकोज। तो यूरिया और ग्लूकोज तो नन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए इनका N का वैल्यू तो 1 ही रहेगा। तो आपसे पूछा गया है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, अगेन इस वाले को देखिए, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। तो अब हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है, यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली, यानी कि ये रिलेशन हम लोग के पास है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ पर हाईएस्ट के लिए अगर बॉइलिंग पॉइंट को हाईएस्ट होना है तो N को क्या होना होगा, सॉरी N को भी हाईएस्ट होना होगा। तो यहाँ देख लीजिए किसका ज्यादा है, तो यहाँ N2 है, यहाँ N3 है, और वो यूरिया और ग्लूकोज के लिए तो N इज इक्वल टू 1 है, यूरिया के लिए और ग्लूकोज के लिए तो N इज इक्वल टू 1 है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया 11 का, 11 का आंसर हो जाएगा आपका B, MgCl2, यानी कि MgCl2 आपका सॉरी ये 11 सॉरी ये आपका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैं ये क्वेश्चन बोल रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ यूरिया और ग्लूकोज क्या है, N इज इक्वल टू 1 ही है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी क्या है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी तो डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ भी तो आपका अगर
ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर ज़्यादा होना है तो n को भी ज़्यादा होना होगा। तो n किसका ज़्यादा है, यहाँ पर MgCl2 का है, तो यहाँ 11 का यहाँ पर आंसर आपका MgCl2 हो जाएगा, ये B। ठीक इसी तरीके से यहाँ ये विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी मैंने आपको समझा ही दिया है, यहाँ पर तो मैं समझा ही दिया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का भी आंसर हो जाएगा बी। यानी ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन ईच केस हैज हाईएस्ट, और ये देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए अभी रिलेशन फिर वही बनेगा हम लोग का, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मैंने इसे आपको ये वाले सारे इस फॉर्मूले से आप लोग बनाइए, इस वाले से, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अभी, और इससे ही बन रहा है ये सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ है, KCl सॉल्यूशन दिया हुआ है, शुगर सॉल्यूशन एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन तो आपका ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसको कैसे करना होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो NaCl का तो नंबर ऑफ आयन आपको पता है कि 2 होता है। और KCl के लिए यहाँ देखिए KCl क्या चीज में होगा, K प्लस Cl माइनस, तो यहाँ भी n इज इक्वल टू 2 ही हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसका आंसर आपका होगा 13 का A, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ 1 मिनट मैं आपको यहाँ पर 11 का B लिख दूँ पहले, और 12 का भी आपका आंसर क्या है, B ही है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि एक सीक्वेंस से चलते रहना चाहिए काम, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। 13 के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 13 के लिए दोनों के लिए आप देखिए, यहाँ पर NaCl और KCl दोनों के लिए n का वैल्यू 2 आ रहा है, और इन दोनों के लिए n का वैल्यू 1 आ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट ये वाला। तो यहाँ टाई हो रहा है, NaCl का भी 2 है n का वैल्यू, और KCl का भी यहाँ भी n का वैल्यू 2 है, और यहाँ भी आपका 2 है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसके लिए आंसर तो हो रहा है इसका A। अब आपको लगेगा कि भाई आंसर क्यों A हुआ, KCl क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज आपको जानना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि NaCl का जो होता है लैटिस एनर्जी जो होता है, NaCl हैज हायर लैटिस एनर्जी, हायर लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी होता है किसके, देन KCl, और ये पहला रीजन हो जाएगा। और दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि साइज जो होता है NaCl का, साइज ऑफ NaCl जो होगा इज लोअर होता है, वो छोटा होता है एज कंपेयर टू KCl। इन दो रीजन्स के वजह से 13 का आंसर क्या हो रहा है, A हो रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। 14th नंबर क्वेश्चन जो है, 14th नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये देखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन द वेंट ऑफ फैक्टर I। हाँ, अब आपसे वेंट ऑफ फैक्टर I के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, किस केस में, डिसोसिएट्स के केस में, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है वो डिसोसिएट कर रहा है, वो आयन में टूट रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा, 14th का आंसर क्या हो जाएगा, 14th का आंसर हो जाएगा आपका A। अब ये A क्या है, तो डिसोसिएट्स में, तो अब देखिए I का मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, वेंट ऑफ फैक्टर के लिए फॉर्मूला, ये I का फॉर्मूला देखिए, I इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन
एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो यहां आपको ये चीज ध्यान देना है, आफ्टर और ये बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर। तो देखिए वो कह रहा है कि डिसोसिएशन आई का वैल्यू, तो आफ्टर डिसोसिएशन डिसोसिएट कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन के बाद से ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो वो किससे ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाले से। बिफोर डिसोसिएशन से पहले क्या हुआ होगा, एसोसिएट किया होगा, जुटा होगा। जैसे कि समझ रहे हैं ना, जैसे कि यहां देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये अभी टूटा नहीं हुआ है, डिसोसिएट होकर ये 2 पे बढ़ गया। तो डिसोसिएशन के बाद से तो ये नंबर 2 हो गया, और डिसोसिएशन से पहले ये नंबर 1 था, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब कि आई का वैल्यू क्या होगा डिसोसिएशन के केस में, ग्रेटर हो जाएगा, आई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को देना है। तो एक चीज आप याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूं, डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू जो होगा वो होगा लेस देन 1। और नीदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ना तो एसोसिएट करे ना डिसोसिएट करे, तो उस केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हम लोग का तो सिर्फ डिसोसिएशन का पूछा है, लेकिन मैंने साथ में आपको एसोसिएशन का भी बता दिया, और जब एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करेगा उसका भी वैल्यू हम लोगों को समझ में आ गया। अब ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है कि द लॉ स्टेटिंग द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज। तो ये डायरेक्टली जो है ये राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है, राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि 15 का तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राउल्ट्स लॉ। ये देखिए राउल्ट्स लॉ, इसका आंसर हो जाएगा ये सी, राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे 14th का आंसर हो गया ए हमारा, और 15th का आंसर हो जाएगा, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं, 15th का आंसर हो जाएगा क्या, सी। ये हो जाएगा आपका सी। तो राउल्ट्स लॉ आप लोग का है ये। तो राउल्ट्स लॉ के लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ में देखिए ये क्या है, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ है ये आपका। यहाँ पीए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये सब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। लास्ट में मैं इस जो मैंने ये तैयार किया है इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को लिए रखूंगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपका 15 का आंसर हो गया। 16th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जा रहा है आपसे। 16th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एजोट्रॉपिक मिक्सचर से। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का क्वेश्चन है, और उसमें भी आपसे क्या पूछा गया है कि HCl और H2O का आपसे पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करता हूं। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या देखना है, एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है, पहले थोड़ा सा आप इसे समझिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है दैट बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है, और जो कंपोजिशन होता है ऑफ मिक्सचर वो होता है सेम, इज सेम इन लिक्विड फेज, सेम इन लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज, वेपर फेज। ठीक है, तो
ये दो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं कि बॉयल कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो और ये कंपोजिशन मिक्सचर का क्या हो, लिक्विड फेज में भी सेम हो और साथ साथ वेपर फेज में भी सेम हो। तो जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं और राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये लोग क्या होता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये बनाएंगे और साथ में ये फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो ये आपका एजियोट्रॉपिक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझना है एजियोट्रॉपिक में कि एजियोट्रॉपिक दो टाइप का होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ गाइड कर रहा हूँ, बेसिकली ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका कोई मैथमेटिकल चीज, ये मैथ्स का नहीं है। ये क्वेश्चन जो आप लोग परसेंटेज के टर्म में यहाँ देख रहे हैं कि 48% HCl, 22.2% HCl, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये थ्योरी पोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जो टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, इसलिए मैं ये आपके लिए ये तैयार कर रहा हूँ पॉइंट। और देखिए ये दो टाइप का होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है, मिनिमम, ये दो टाइप का होगा। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब इसमें आप इसके अंडर में कुछ इसका सब ये होता है, एग्जाम्पल होता है, उस एग्जाम्पल को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पर आपका हो जाएगा वाटर प्लस एथेनॉल। इसके अंदर वाटर एथेनॉल का आएगा, तो इसमें आपसे एथेनॉल का जो परसेंटेज होगा, एथेनॉल का जो परसेंटेज होगा वो होता है आपका 95.5%, 95.5%, ठीक है। तो अब उसी तरीके से इसका दो तीन एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म हो तो CHCl3 और ये मान लीजिए कि इधर आपका एथेनॉल हो जाए, अगेन एथेनॉल हो जाए। तो इसमें आपसे क्या पूछता है वो कि एथेनॉल का क्या है परसेंटेज, तो ये 6.8 होता है। ये मैं डेटा जो लिख रहा हूं ये आप नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 6.8% है। अब इसके बाद आपका बेंजीन और एसिटिक एसिड का भी, तो बेंजीन का क्या है C6H6 और एसिटिक एसिड का क्या है C3। तो इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें एसिटिक एसिड का कितना होगा, तो एसिटिक एसिड का जो परसेंटेज होता है वो होता है 2%। ठीक इसी तरह इसका एग्जाम्पल, ये तो इसका एग्जाम्पल होगा, इधर मैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिख रहा हूं। यहां पर देखिए वाटर प्लस HCl, तो इसमें HCl का कितना होता है 20.3%, 20.3%। फिर इसी तरह H2O और HNO3 का, इसमें HNO3 का जो होगा तो इसका परसेंटेज भी पूछता है, तो HNO3 का आपका क्या हो जाएगा 58%। और एक होता है वाटर प्लस HClO4 का, तो इसमें आपका HClO4 का भी पूछा जाता है आपसे, तो आपका कितना हो गया ये 71.6%। ये डेटा मैंने लिखा है। अब देखिए यहां पर आइए क्वेश्चन में कि आपसे पूछा गया है कि 16 नंबर क्वेश्चन में कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है डेटा, तो यहाँ देखिए इसमें आपका HCl का कितना परसेंटेज है 20.3%। तो इसलिए मैंने ये डेटा लिखा है आपके लिए। ये देखिए, आप इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने इसे लिख दिया है आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि अभी तो यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का आपका ये क्वेश्चन आया H2O प्लस HCl का,
हो सकता है कि H2O HNO3 में HNO3 का पूछे तो ये डेटा आपका क्लियर है। इधर से भी आपका पूछ सकता है कि H2O और एथेनॉल में एथेनॉल का कितना परसेंटेज है, तो ये मैंने दे दिया है। तो इसलिए 16 का तो आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया। 17 विच हैज द मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ का क्वेश्चन कैसे है, विच हैज द मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें देखिए, यहाँ ध्यान देखिए, 200 मिलीलीटर ऑफ 2m NaCl है। 200 मिलीलीटर, देखिए यहाँ मोलारिटी चेंज हो रही है 1m, फिर अगेन ये क्या हो रहा है 2m हो गया। तो इस बार इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, तो आइए इसको हम बनाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन होगा, तो मिनिमम, तो देखिए आप लोग क्या कीजिए कि 200 ml को आप लोग लीटर बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर। ठीक है, तो 0.2 लीटर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां मोलारिटी चेंज हो जाए, पीछे का जो क्वेश्चन आप लोग इस टाइप का बनाए वहां मोलारिटी सेम था, ठीक है, यहाँ मोलारिटी चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है कि देखिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो लीटर है, जैसे कि आपका 2m NaCl आपको लिखना है, ये लीटर से आपको ये 2 जो मोलारिटी दी होगी उससे इनटू कीजिए, और यहां आपको नंबर ऑफ आयंस लिखना है, नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस NaCl का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। ध्यान दीजिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। आपको करना क्या है कि लीटर, ये तो लीटर है, ये वाला आपका लीटर है, ये वाला आपका मोलारिटी है, और ये वाला आपका n है, नंबर ऑफ आयंस। इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0.8 आ जाएगा। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो तो आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का भी 1m दिया हुआ है, और ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहले क्या करिए, 0.2 लीटर, मोलारिटी कितनी दी हुई है 1, और ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए n इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक, फिर अगेन आप लोग ऑप्शन में देखिएगा तो वहां यूरिया लिखा हुआ है, यूरिया है, तो वो है कितना 2m यूरिया लिखा हुआ है। तो ये 0.2, और यूरिया का ये आपका मोलारिटी कितना दिया हुआ है 2, और यूरिया भी 1 हो गया, तो ये हो गया 0.4। उसके बाद आपका ऑल हैव द सेम लिखा हुआ है, ऑल हैव सेम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछा गया है मिनिमम। ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर सब मैंने निकाल दिया, A B C और यहाँ D ऑल ऑफ द एबव। तो आपसे पूछा गया है मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग जो वो रिलेशन हम लोग को, जो हम लोग पीछे अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे, उसमें ये रिलेशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और ये पूछता है कि मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। तो आप लोग को यहाँ पर बताइए, यहाँ पर तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल ये इस वैल्यू से आपको डिसाइड करना है, इस वैल्यू से आपको डिसाइड करना है। तो ये जब डिफरेंट हो तो आपको ये n का कैलकुलेशन है, ये बेसिकली आप ये इस तरह से समझिए कि ये n ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें ग्लूकोज का सबसे कम है, वैल्यू सबसे कम ग्लूकोज का ही आया हुआ, क्योंकि ये तो 0.8 है और ये 0.4 है, इसलिए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, इसमें जो मैंने आपको एक तरीका बताया है, इसमें आप इस तरीके से n को कैलकुलेट करना। ये यहाँ से ये एक तरीका है, तो अभी तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप ट्रिक की ही तरह से समझिए किस तरह से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है ये। 18 नंबर क्या कह रहा है कि इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द वेंटर फैक्टर I यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास इज। तो यहाँ पर हम लोगों को वेंटर फैक्टर बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर मैं बना रहा हूं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, Na2SO4 है, तो पहले Na2SO4, ठीक, इसको आप ब्रेक कीजिए आयन में, 2Na,
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब कि ये n3 आ गया। अब देखिए इसके लिए इस टाइप में जब आपका वेंट ऑफ फैक्टर पूछे तो i के लिए जो इक्वेशन होता है i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा n अल्फा, ये होता है इसका। तो यहाँ पर 1 माइनस, अब देखिए अल्फा तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि अल्फा के ही टर्म में यहाँ आंसर देखिए 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा है तो अल्फा को जैसे फॉर्मूला में है वैसे ही रख देना है। और यहाँ n की जगह 3 रखिए, 3 अल्फा। अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। तो इसका 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का आंसर देखिए यहाँ पर ये 18 का आंसर सी हो जाएगा। तो 18 का आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब आइए यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नॉट अफेक्टेड, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा सी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर, उस चीज को आप समझिए। सॉरी ये नहीं है, हेनरी लॉ से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो हेनरी लॉ आप यहाँ देख लीजिए, हेनरी लॉ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस चार्ट में। तो ये देखिए, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हेनरी लॉ है। तो के एच यहाँ क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस है। तो इस रिलेशन से आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए आपका इसका आंसर विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 19 का हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, निगेटिव डेविएशन चाहिए हम लोगों को। तो इसका देखिए, ये राउल्ट्स लॉ का दो टाइप का चाहिए, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट लॉ से जो पॉजिटिव डेविएट करे, और राउल्ट लॉ से जो निगेटिव डेविएट करे। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो इसमें देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का एक छोटा सा एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक शेयर करना चाहता हूँ। आप इसे ट्राई करेंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। देखिए, जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें मोस्टली उसमें ज़्यादातर अल्कोहल आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आप लोग को पहले यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली आपका अल्कोहल का प्रेजेंस होगा, कार्बन डाइसल्फाइड का होगा, CH2 का होगा, और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा। और जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा उसमें ज़्यादातर वो मोस्टली क्या हो जाएगा, वो एसिड को कंटेन करेगा। कुछ एक्सेप्शन होगा, लेकिन मैक्सिमम 96-97% केसेस में आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन होगा जिसे आप लोगों को याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में एक चीज समझाता हूँ कि यहाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा है, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन के लिए देखिए, आपसे पूछा गया है कि मोस्टली एसिड। तो देखिए, नाइट्रिक एसिड है, पहले ही ऑप्शन में नाइट्रिक एसिड आ गया। बेंजीन और मेथेनॉल है, इसमें एसिड नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा। एसीटोन और बेंजीन, इसमें भी एसिड नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। और डी क्या है, मिथाइल अल्कोहल और वाटर है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो ये आपको समझ में आया। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये आप नोट कीजिए। एक तरह से ये आपका ट्रिक है, ये ट्रिक है।
तो इसे आपको नोट करना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। कुछ एक्सेप्शन होंगे, कुछ एक्सेप्शन है, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां एक्सेप्शन होता है, तो वो आप अपने बुक में जहां भी ये रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस का एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ रहता है, आप अपने बुक में थोड़ा उसको देखेंगे तो एक्सेप्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पॉजिटिव के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव डेविएशन में जो एक्सेप्शन आएगा आपका, तो जैसे कि आप ये ले सकते हैं, जैसे एसीटोन और इथेनॉल का। इथेनॉल नहीं, इस तो खैर आपका अल्कोहल नहीं हो गया। जैसे कि आपको कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे कि एसीटोन का, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन ही पूछ दिया, एसीटोन के साथ अगर आपका बेंजीन हो गया, तो इस टाइप से आपका कुछ कुछ एक्सेप्शन आपका हो सकता है कि आपको मिले, तो आप लोग उससे आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजीन के साथ एसीटोन मिलेगा, ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा आपका। निगेटिव डेविएशन के लिए भी एक्सेप्शन आता है। निगेटिव डेविएशन के जैसे मोस्टली एसिड के केसेस में तो होता ही है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ क्लोरोफॉर्म पूछ दे और यहाँ बेंजीन पूछ दे, तो ये भी निगेटिव है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। तो इस टाइप के केसेस को आपको क्या करना है, थोड़ा बुक से आपको कंसल्ट करना है और रेडी करना है इसको। तो ये आपका, लेकिन ट्रिक ये आपका 99% केसेस में आपका ये लग जाएगा। तो ये आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 21 क्वेश्चन। वेंटो फैक्टर ऑफ KCl NaCl K2SO4। तो वेंटो फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग आयंस में उसको ब्रेक कर देते हैं। वेंटो फैक्टर के लिए तो KCl को तोड़िएगा तो K+Cl- हो जाएगा, इसके लिए 2 हो गया। Na+Cl- हो गया, इसके लिए भी 2 हो गया। K2SO4 के लिए क्या हो गया, K2, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, तो K+Cl- हो जाएगा, Na+Cl- हो जाएगा, ये आपका 2K+SO4-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर वेंटो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 2, 2, 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 21 का आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये 21 का आंसर हो जाएगा बी। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे आप बी लिखिए। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि I = मैंने लिख दिया है, वहां मैं n लिख रहा हूं। मैंने उस समय भी बोला है कि ये वेंटो फैक्टर पर रिलेटेड है, तो यहाँ आप n भी लिख सकते हैं, इसको I भी, लेकिन जनरली वेंटो फैक्टर को I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 22 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो ए पॉजिटिव डेविएशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया फिर हम लोगों को फ्रॉम राउट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या हम लोग लिखे हैं, मोस्टली अल्कोहल CH2 और CCl4। तो मोस्टली अल्कोहल, तो ये तो आपका वाटर एंड नाइट्रिक एसिड तो होगा नहीं, ये तो एसिड आ गया। बेंजीन एंड मिथेनॉल, यानी कि अल्कोहल आ रहा है, OL अल्कोहल के लिए आता है। वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड आया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो ये वाला, और आपका बी और डी में आपको चेक करना है पॉजिटिव, ये तो होगा नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बी एंड डी को आपको चेक करना है। तो बेंजीन और मेथेनॉल, ये जो है यहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शन का केस आपका आएगा। पॉजिटिव डेविएशन में आपका क्या हो रहा है, ये एक्सेप्शन का केस आ जाएगा। तो आप लोगों का इसमें आंसर तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी होगा, डी नहीं होगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें बी होगा। तो देखिए उस ट्रिक से हम लोग क्या किए कि ए और सी को तो ऐसे ही हम लोग हटा दिए, अब हम लोग बी और डी में, तो यही मैं बोल रहा हूं कि कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, तो उसको आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ फिलहाल 22 का तो आंसर हो जाएगा बी, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी।
22 का आंसर हो जाएगा बी। ये चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये एक चार्ट देखिए आप लोग। इस आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों का फॉलो राउट्स लॉ, ये सब कंडीशन होता है। डेल्टा वी मिक्सचर का 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सचर का 0 होगा, डेल्टा एक्स एस जो है इंट्रोपी होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है चेंज इन इंट्रोपी, और ये डेल्टा जी चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज। ये जो फोर्थ नंबर होता है ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऑलवेज ट्रू होता है। तो आप इस पर भी ध्यान देंगे, कि इस पर भी ध्यान देना है आपको। ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ दे, तो डेल्टा एस मिक्सचर का ग्रेटर देन 0, यहाँ एस क्या है, इंट्रोपी होता है, और ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 23 का आंसर क्या हो गया 23। देखिए आपका क्या क्या है, इट मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ, इट मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ, डेल्टा एस 0 होना चाहिए, डेल्टा वी 0 होना, लेकिन ये आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। 23 का आंसर हो जाएगा डी। 23 का आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन एबीसीडी दिया हुआ है। 0.1 ग्लूकोज है, 0.05 m NaCl है, 0.05 m BaCl2 है, और 0.1 m AlCl3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ देखिए मोलारिटी जो है सब चेंज है, अलग अलग है। 0.1 है, यहाँ 0.05 है, यहाँ 0.05 m है। तो यहाँ भी आप लोगों को वही काम करना है। जैसे कि ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए n का वैल्यू या वेंटा फैक्टर जो भी बोलिए वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0.1 इंटू 1 करना है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, तो इसका वैल्यू तो 0.1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 0.05 और NaCl को आप जब ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा समझा ही दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि 0.1 m ग्लूकोज। तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 0.1, और वॉल्यूम को रिमेंस कांस्टेंट ही लेके चलिए, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का कोई बात किया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं कि सबके लिए वो कांस्टेंट है। तो 0.1, और यहाँ पर ग्लूकोज के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 आएगा। अब आपका क्या है 0.05 m NaCl है, तो 0.05 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा। NaCl को आप ब्रेक करेंगे तो 2, यानी इसको इंटू करेंगे तो क्या आ गया, ये भी 0. तो देखिए यहीं पे ये दोनों सेम आ गया, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या आना चाहिए, इन दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए तो हमारे पास रिलेशन क्या था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि पाई और एन में डायरेक्टली का है, यहाँ दोनों का वैल्यू यहाँ सेम आ रहा है, तो इसलिए पाई भी सेम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और NaCl, यानी कि आंसर हो जाएगा 24 का ए एंड बी। तो ये 24 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एंड एज्यूम 100% आयोनाइजेशन इन इलेक्ट्रोलाइट। यानी 100% आयोनाइजेशन का मतलब कि पूरी तरह से आयंस में वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है यूरिया है, Al2SO4 होल ट्राइस है, CaCl2 है, NaCl है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आप बताइए कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा, किसका ज्यादा होगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए अपने से। आप लोगों को बता दिया गया है कि कैसे इसे बनाना है। फिर इसको भी आपको, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, Al2SO4 को आप आयंस में ब्रेक कीजिए, CaCl2 को आयन में ब्रेक कीजिए, CaCl2 को आयन में ब्रेक करने के Ca+2Cl- हो जाएगा, और NaCl का तो आपका पता ही है। और उस रिलेशन से जो मैंने आपको बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको देख के इसका आंसर करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी। 25 का आंसर हो जाएगा बी। 25 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
25 का हो जाएगा बी। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन, सॉरी ये 25 हो गया, ये आपका 26 हो जाएगा। यहाँ नंबरिंग में कुछ गलती हुआ है, ये 26 हो जाएगा। तो 26 क्या बोलता है, ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन विच आर हाइपोटोनिक टू ब्लड, आइसोटोनिक टू ब्लड। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, इक्वी नॉर्मल टू ब्लड। 26 का आंसर हो जाएगा डी। 26 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 26 का आंसर हो जाएगा डी। अब यहां पर भी देखिए, ये थोड़ा यहां से कुछ नंबरिंग कुछ गलती हो गया है, इसे मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। 27, तो यहां देखिए 0.1 m solution of each electrolyte are taken if all electrolytes are completely dissociated, then whose boiling point will be highest। तो ये वाली जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हाईएस्ट पूछा गया है। आप फिर से ग्लूकोज KCl BaCl2 को आयंस में ब्रेक कीजिए, एन आपको कैलकुलेट करना है, फिर आप रिलेशन से इसका जवाब दे सकते हैं। आपके लिए मैं ये ब्रेक कर दे रहा हूं, K4 Fe, K4 Fe Cn, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये आयन में इसको कैसे तोड़ना है, तो 4K+ और यहां पर हो गया FeCN6-4, यानी ये अपने आप में एक ही आयन है, और ये पोटेशियम का 4 आयन है, यानी कि N का वैल्यू हो गया 5। तो ये क्योंकि एक नया आया हुआ था, इसलिए मैंने इसे आयंस में ब्रेक करके दिखा दिया। बाकी ये तीनों आपके लिए इजी होगा, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस बेसिस पे आप इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। हाईएस्ट आपको क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट, तो देख के ही आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एन सबसे ज्यादा इसी में एन आ रहा है, इसलिए इसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 27। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इधर आइए। यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ ये आपका 28 हो जाएगा, ये आपका 29 है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। ये जिसने पेपर तैयार किया है उसे शायद उससे ही गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन हैज approximately the same freezing point as a 1.0 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, यानी पूछा जा रहा है कि ये इतना मोलर शुगर सॉल्यूशन के ही अप्रोक्सीमेटली किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब इसमें से। तो देखिए ये CH3COOH और C2H5OH, ये दोनों जो है अल्कोहल, और ये जो दोनों है, ये एसिड जो है, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिसके लिए तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। CaCl2 को जब आप ब्रेक करेंगे, यहां देखिए, ये आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन है, CaCl2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा Ca और ये हो जाएगा 2Cl-। ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये दोनों के लिए तो n का वैल्यू 1 है, इन दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर बी और सी के लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखना है आपको कि NaCl जो है, NaCl है, यहाँ पर Na+Cl-, यहाँ n का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। अब ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में इसका कितना दे रहा है मोलर सॉल्यूशन, 1m है, तो यानी कि 1 × 2 करने पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ भी क्या है, शुगर सॉल्यूशन का क्या आ रहा है, 2 मोलर आ गया शुगर सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन मेरा 2 ही आ गया। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 का, ये जो आपका आंसर जो है, ये आपका NaCl के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी हो गया। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, ये तो आप देख के ही बता दीजिएगा यहाँ पर, ये तो बहुत इजी हो गया। ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन है, ये तीनों BCD तो है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए 29 का आपका हो जाएगा क्या A, इसका हो जाएगा A, 29 का आपका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज योर आंसर। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1m, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1m H3PO4, ये आपका पूछा गया है आपसे H3PO4 का। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आप पहले थोड़ा ये वाला आपको एक मैं फॉर्मूला दिखाता हूं, उसे आप पहले देखिए। देखिए H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इन केस ऑफ एसिड्स, ये मैं अभी रख रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ एसिड्स नॉर्मलिटी क्या पूछा गया है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इसका है। तो देखिए H3PO4 जो फास्फोरिक एसिड होता है उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना क्या होगा आपका 3 होता है, 3 हो जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पर 3 रखिए और यहाँ पर कितना मोलर सॉल्यूशन है, 1 है, तो 1 इंटू 3 करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 3, नॉर्मलिटी 3 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। आ रहा है बात समझ में। तो ये एक बार देखिए, ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। अगर यही देखिए बेस के केस में क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू N इंटू एसिडिटी ऑफ ये क्या कहते हैं आपका बेसेज। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन सब आपके और भी बुक्स में हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, आपको एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या था हम लोग का 30, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है H3PO3। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये जो आपका बन रहा है, ये देखिए, तो H3PO3, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, यानी कि 3। तो आपका इसका आपको कैसे बनाना, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मलिटी पूछा जा रहा है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। तो यहाँ पर मोलरिटी क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है और ये 3 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 है। तो यानी कि आपका 30 का आंसर हो जाएगा D। इसके सॉल्यूशन को आप ये देखिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। When a solute is present in trace quantities in the following expression is, इसके लिए तो पार्ट्स पर मिलियन होगा, बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज के लिए आपको ppm आता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है क्या पूछा जा रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर पार्ट्स पर मिलियन, ऊपर वाले का डी आंसर है इसका। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को ये चीज देखना होगा। यहाँ पर देखिए, पहले ये देखिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन, टेम्परेचर है, ये KH है, ये मोल फ्रैक्शन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। ये अप एरो का मतलब है इंक्रीज और डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले गैस का
और ये सॉल्युबिलिटी का रिलेशन जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो के एच मेरे गैसेस में क्या चीज का, के एच एंड सॉल्युबिलिटी का पहले आप रिलेशन इसमें देखिए। तो के एच अगर ग्रेटर है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो मैंने तैयार करके रखा है आप लोग के लिए। तो ये अगर आपका ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो यानी सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो यानी कि 31 में के एच ग्रेटर होगा विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इसलिए इसका आंसर 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये रिलेशन से आपका बनेगा ये क्वेश्चन। तो 31 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू द। तो यहां पर ये आपका सॉरी ये 32 हो गया, ठीक है, 31 है, ये 32 है। तो 32 पार्ट्स पर मिलियन हो गया ना, और ये आपका 31 हो गया, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू द। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट कंसंट्रेशन डज द सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल यूज्ड एज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का मतलब कि वो जमने नहीं दे। ये इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, जो बहुत ऊंचे स्थानों पे जो लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो जनरली वो उनकी जो कार्स होती हैं उसके रेडिएटर में क्या होता है कि वो उनका जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी यूज होता है वो सब जम जाता है वहाँ पर। तो वो जमे नहीं, इसके लिए एंटी फ्रीज के लिए वो इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। रेडिएटर में वो इथिलीन ग्लाइकोल को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है उसका। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे वही क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा यही 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका जो आंसर है इसका 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर ये लगा लीजिएगा आप लोग। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिए हैं हम कैसे बनाना है इसको, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट को आपको। और ये क्वेश्चन नंबर यानी कि 30 लास्ट ये जो है आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर अब क्या होगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये बी होगा, बी Na2SO4 बी। अब ये इसका अंतिम जो ये क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का, ये क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज आउट 0.186 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपको ये फॉर्मूला जो है, आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको पहले आप लोग नोट डाउन करिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को करना है। तो इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लिए। अब आइए इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाते, देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M और डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब आपको यहाँ M को, चूंकि M को आपको कांस्टेंट लेना है, इसलिए क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF देखिए यहाँ पर 0.86 डिग्री सेल्सियस, यहाँ माइनस का मतलब वो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, डिप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना ले, इसको 2 इसको डिवाइड करें, MM कैंसिल हो जाएगा, एक रिलेशन आपको मिलेगा। आपको बेसिकली डेल्टा TB निकालना है, व्हाट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग, ये निकालना है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा TF बाई KF, डेल्टा और ये इंटू हो जाएगा KB से,
ये केबी से इंटू हो जाएगा। अब केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है, इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0.186, केबी क्या दिया हुआ है 0.152 और के एफ कितना दिया 1.86। ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.0152, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अब आप लोग, मैं इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे मैं रखता हूँ, इसका आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए फिर से। ये पूरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसको देख लीजिए आप लोग। ये मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर ये देखिए यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस हैं। फिर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं। फिर ये वाले क्वेश्चंस को देखिए आप, इस सारे क्वेश्चंस को देखिए। ये सारे क्वेश्चंस को देखिए आप। तो इसका एक बार मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ये आपका हो गया। अब मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक जगह मैंने कलेक्ट करके रखा है इसको। तो देखिए ये वाला आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आपका मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, ये वाला सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका ये देखिए मोलारिटी नीचे है आपका। फिर आपका ये वाला स्लाइड आ जाएगा, ये देखिए फिर ये वाला आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब आप इसको नोट करिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशंस है। फिर ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक जगह फॉर्मूला के साथ सब चीज़ लिखा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब रिलेशन है, इसे आप एक जगह मैंने लिख दिया है, इसे आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये देखिए इसमें ये वेंट ऑफ फैक्टर के लिए है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन, विथ सारी चीज़ों को किया है और सारे आंसर्स को हम लोगों ने देखा है कि वो आंसर कैसे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो लंबी हुई है इसलिए कि एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ और आप इसे प्रैक्टिस करिए घर पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं दूसरे एक्सरसाइज को लेकर आऊँगा कुछ और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।